17, 20. पेज नंबर पास पेपर क्वेश्चन 20। हाँ, ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है। इसको क्या करना है, किसी को क्यों बताना है? असल में आइंदा कभी जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी तो आपको कहानी याद रहेगी, और आइंदा कभी कोई कोर्ट केस हुआ आपके खिलाफ तो फिर आपको याद होगा कि किस किस से आपने क्या क्या बातें की थी। बस अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखनी है। भाई जल्दी से सवाल पढ़ लें। सवाल पढ़ के मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब देने आपने। पास्ट पेपर क्वेश्चन 20। ये क्या खुला हुआ है? फाइनेंस ऑपरेटिंग के टेस्ट। तो ये तो लेसी का सवाल है। लेसी के सवाल में तो नहीं देखेंगे ना फाइनेंस ऑपरेटिंग। ऑन यकम जनवरी Concatenate Limited acquired an equipment or lease from Gamma. Details are as follows. Installment of 5 million to be paid annually in advance on यकम जनवरी। आसान बात। आगे लीज 5 साल की है। Is an option to buy the equipment at the end of 5th year। 5 साल के एंड पे आप इसको खरीद लें 6 मिलियन देके। परचेज ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आगे ये नहीं बताया कि रीजनेबली सर्टन है या नहीं। CL also has an option to return the equipment to GL, या वापस कर दें एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, फिर तीसरे साल के एंड पे वापस कर दीजिएगा। एंड टर्मिनेट द लीज, और लीज को कैंसिल कर दीजिएगा। फिर इसका मतलब है टर्मिनेट हो सकती है। CL नीड्स टू पे एन एडिशनल 2 मिलियन पेनल्टी विद द 3rd इंस्टॉलमेंट, दैट इज एट द स्टार्ट ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के पहले दिन। अब सवाल थोड़ा सा अजीब सा हो गया कि 5 साल तक लीज चलनी है या तीसरे साल के एंड पे टर्मिनेट होनी है। कहते हैं ना सवाल अजीब आई, क्या कहते हैं, मैं अजीब सवाल बनाऊं। इट इज सर्टन दैट वी विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। कहते हैं मैं बता देता हूं, बात खत्म। कहते हैं मैं इस ऑप्शन को क्या करूंगा, बस ठीक है। अब ये लाइन सवाल में काट दें आप। अब इस लाइन का कोई फायदा नहीं। अब लीज इज नॉट फॉर 5 years, नाउ द लीज इज फॉर 3 years। ये तो पता चल गया था आप लोगों को कि अब ये ऊपर वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं रही। On Yakam January 22, CL's incremental borrowing rate is 14% per annum. This rate is expected to be increased by 1%. क्या करना है इसका? Excellent, इग्नोर करना है। अब ये भाई क्या वैसे पंगे डालने के लिए चीज़ें डाल रहा है, उसको समझ नहीं आ रही। सान से लीज है, अब उसमें क्या करें, तो उसने ऐसे अजीब सा डाल दिया। और वैसे भी ये तो एक्सपेक्टेड है, पता नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होगा हमें क्या पता। इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। और याद रखिएगा इंक्रीमेंटल रेट एक ही दफ़ा डिसाइड किया जाता है, हर साल फिर उसको चेंज नहीं किया जाता। तो वंस डिसाइडेड वही पूरी लीज में चलेगा 14%। तो आगे कंफर्म भी हो जाए कि अगले सालों का इंक्रीमेंटल ये रेट है, तो उसको यूज नहीं करना। बस लीज के स्टार्ट पे डिसाइड हो जाता है क्या है, तो स्टार्ट वाला रेट ही बस डिसाइड करना है, बाद में कभी चेंज नहीं करना इसको। क्योंकि देखिए पीवी भी कब निकालनी है, पहले साल के पहले दिन, तो बस फिर वो जो रेट अवेलेबल है उसी को निकालें। फेयर वैल्यू लेसी के सवाल में तो कुछ नहीं करनी। और हाँ, अगर कोई रेंटल वगैरह मिसिंग होते तो फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन रेंटल अवेलेबल है। और अब लाइफ 7 years है। अब मैंने 5 को या 3 को 7 से डिवाइड करके कुछ नहीं चेक करना कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। सवाल किसका है? लेसी का सवाल है। और लीज शॉर्ट टर्म नहीं है क्योंकि कितने साल की है, और लो वैल्यू एसेट नहीं है क्योंकि इक्विपमेंट है नाम एसेट का। इक्विपमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन यकम जनवरी बट वाज रेडी फॉर यूज ऑन यकम अप्रैल। द कॉस्ट ऑफ 1 million वाज इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो ये कब हुई है कॉस्ट? देखिए डिलीवर्ड ऑन बट वाज रेडी फॉर यूज ऑन यकम अप्रैल, कॉस्ट ऑफ 1 million वाज इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन। तो 1 अप्रैल को ही समझ लें फिर ये कॉस्ट इनकर हुई है, और तो अब कुछ नहीं सोच सकते ना हम। कोई डेट एक खास बताता है इंस्टॉलेशन की तो फिर तो बात समझ आती। लेकिन यार ये इसमें ये नहीं होता लीज में कि जब से रेडी फॉर यूज है तब से डेप्रिशिएट करना है। लीज में यानी अवेलेबल फॉर यूज है तब से डेप्रिशिएट करना है। लीज में आपका क्योंकि लीज टर्म फिक्स है 3 साल, अब आप इंस्टॉल करने में सुस्ती करें उससे लीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो डेप्रिशिएट हम लीज टर्म पे ही करेंगे पूरा 3 साल पे। लेकिन इंस्टॉलेशन ऑब्वियसली आपको पता है लेट हुई है, तो इंस्टॉलेशन अगर लेट हुई है तो इसको 3 साल पे डेप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टॉलेशन की लाइफ 3 साल रह ही नहीं सकती। वाई बताएं? क्योंकि लीज कितने साल बाद खत्म हो जानी है? जब लीज 3 साल बाद खत्म हो जानी है तो
तो इंस्टॉलेशन कितना अरसा फायदा देगी? 2 ईयर एंड 9 मंथ्स। एक और सवाल भी ऐसा किया था हमने एक दफा, जिसमें इंस्टॉलेशन को अलग डेप्रिशिएट किया था और उसको अलग किया था। जी बोलें, सवाल कहां से शुरू होने हैं? लेसी का सवाल है ना, एलपी और पीवी ऑफ एलपी बोले 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी ठीक कर रहे हैं आप, प्लस 2। डेट इंस्टॉलमेंट पहले बना लें। यकम जनवरी 22, यकम जनवरी 22। एडवांस का सवाल है। एक्सलेंट, 7। क्यों, सवाल में क्या लिखा हुआ है? CL नीड्स टू पे एडिशनल 2 मिलियन विद द थर्ड इंस्टॉलमेंट डेट, और आगे क्लियर भी कर दिया, डेट इज एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो कितना हो गया? जी बोलें। 5 प्लस 1 माइनस 1.14 माइनस, अच्छा ये 2 का देखें, 2 कितने साल पीछे लाना है? मैंने ये कहा था कि परचेज ऑप्शन की प्राइस और जीआरबी यूजीआरबी आमतौर पे उसने लीज टर्म के एंड के दी होती है। टर्मिनेशन पेनल्टी तो अब उसने लीज के एंड की नहीं दी। टर्मिनेशन पेनल्टी उसने, लीज तो 3 साल चलनी है, अल्हम्दुलिल्लाह लीज 3 साल चलनी है, लेकिन तीसरे साल के पहले दिन आपने पेनल्टी पे कर देनी है, तो पीछे 2 साल ही लाना पड़ेगा। आप गिन लें। वैसे ज़रा सोचें, यकम जनवरी 24 से यकम जनवरी 22 के दरमियान कितना अर्सा है? यकम जनवरी 23, यकम जनवरी 24, एग्जैक्ट कितने साल? अच्छा इसमें इस तरह ना गिना करें, ये बोंगी होती है। इस तरह देखें, इस तरह गिनना होता है, इस तरह ना गिना करें। ये तो धोखे में 3 साल आ जाएंगे, ये इसको आप डबल गिन लेंगे, वो तो ऐसे अजीब सा हो जाएगा। इस तरह गिना करें कितने साल पीछे लाना है। क्या हो गया? इज इक्वल टू 14.777, 14.8। कितना? 6 पॉइंट, इसको फिर 1 कर लेना, मजबूरी में फिर कर लिया करें। नहीं 1 नहीं, 0.8 कर लें। ओके भाई, आप वाइट शर्ट पहली एंट्री बताएं। लीजेबिलिटी क्रेडिट पहली एंट्री यकम जनवरी 22 की माय डियर। ROU डेबिट, वेल डन। ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, एंट्री जबानी देख लें बस। ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अगली एंट्री लीज लायबिलिटी डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। अगली एंट्री होगी यकम अप्रैल को, ROU डेबिट कैश क्रेडिट। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। क्या हाल है?
क्या रिजल्ट आया? कैफ पास हो गया, माशाल्लाह। नाम? तलहा इकबाल, इलाका? बहावलपुर। बहावलपुर। इस अटेम्प्ट में कितने पेपर दिए माशाल्लाह? लास्ट अटैम्प्ट थी MF और ऑडिट की। उससे पहले 3 पेपर दिए थे, सीला, FAR 2 और CMA। कितने पास हुए थे? तीनों। उससे पहले 3 दिए थे, FAR 1, टैक्स और बिजनेस लॉ। वो? तीनों पास हुए। इनको क्या मशवरा देंगे? 7 रोज़ का काम रोज़ करना है और पेंडिंग में कोई काम नहीं छोड़ना, क्योंकि क्लास में बहुत मुश्किल होती है फिर। और टेस्ट? टेस्ट मैंने दिए थे, पार्शली सब नहीं दिए थे। इनको क्या मशवरा दोगे? इनको ये कि डेली टेस्ट कितने देंगे? टेस्ट सारे देने हैं आपने, क्योंकि टेस्ट से काफ़ी पता चलता है कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, और क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और टेस्ट से पता चलता है जहाँ मिस्टेक्स आपकी ठीक होती है ना, तो आपको पता चलता है कि यहाँ गलती कर रहे हैं और पेपर में इस तरीके से लिखना है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आधे बच्चों को तो पेपर में पता ही नहीं होता कि लिखना कैसे है। और थ्योरी में कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल में। इन दोनों को आपने कैसे टैकल किया, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स और न्यूमेरिकल वालों को? सर न्यूमेरिकल्स की तो जितनी प्रैक्टिस करें वो थोड़ा आपको आगे हो उतना जाओ, अच्छा बनाएगी, हाँ। और जो थ्योरी के थे उसमें तो कोई वीक होता है थ्योरी में, कोई स्ट्रांग होता है। मैं ज़रा स्ट्रांग था तो थ्योरी में सही हो गया। कैसे स्ट्रांग थे? दूध पीते थे? क्योंकि बैकग्राउंड मेडिकल का था तो रटा लगाना इतना मुश्किल नहीं था। रटाए या समझने वाली चीजें हैं सीए में? सर मेरे ख्याल में पहले समझना होता है, फिर वो जो समझना है उसे रिटेन करने के लिए रटा लगाना रटा भी जरूरी होता है। जी जी। ठीक है, आप तो याद कर करके लिखते थे। 2-3 किलो आपने थदे मंगवाए होंगे उधर से, उर्दू बाजार से। याद कर करके लिखते थे या बस सुना देते थे किसी को, या अपने दिल में ही याद करके लिखना होता था, स्टार्ट लिखते थे? माशाल्लाह। अच्छा, फिर जैसे यूज टू हो जाते थे फिर लिखना मतलब कम कर देते थे। ठीक है। कितने सेशन में किस तरह क्वेश्चन करते थे टीचर से, और ये सारा कैसे चलाते थे? टीचर से सब पार्टिसिपेट करते थे क्वेश्चंस में, तो आधे बच्चे वही क्वेश्चंस कर लेते थे जो दिमाग में आ रहे होते थे, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता था तो टीचर से बाद में भी मिल लेते थे और क्लास में भी क्वेश्चन कर लेते कंबाइंड स्टडी करते थे या अकेले करते थे? थे। लाइब्रेरी में बैठते थे। दूसरे से गप्पे मारते हुए स्टडी करते थे या खुद ही समझते थे चीज़ों को, जान मारते थे? नहीं, खुद ही समझ आ जाती थी टीचर जब चीज़ समझ नहीं, जब ये छोड़ो, जब जब चीज़ समझ नहीं आ रही होती थी तो खुद जान मारते थे या फौरन जाके किसी से पूछते थे? नहीं, खुद समझने की कोशिश करते थे पहले तो। ये माशाल्लाह क्वालिटी कब से है? ये स्टार्ट से ही है। स्टार्ट से है माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में कितनी देर बैठते थे? लाइब्रेरी में सर अच्छी रूटीन बनाई थी, जैसे लाइब्रेरी ऑफ होती थी उससे 1 घंटा पहले चले जाते थे। आखिरी दिनों में कितनी देर पढ़ते थे? आखिरी दिनों में सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं होता था। यानी दिन के अंदर 24 घंटे, तो कितनी देर पढ़ते थे? 24 घंटे थे तो 16 to 17 आवर्स हो जाते 16 से 17 घंटे पढ़ पढ़ लेते थे माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप जो है वो आखिरी दिनों में 1 महीने में बाहर खाना खाने जाते थे, बाहर चाय पीने जाते थे, या वही मंगवा लेते थे? जो खाना आता था वो कॉलेज में ही आता था, हम ऑनलाइन डिलीवरी। ऐसे अरेंजमेंट किए हुए थे कि हाँ सब कुछ यहीं आ जाए? ठीक है। और चाय पीने के लिए बाहर जाते होगे, आधा 15-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गप्पे मारते होगे लोगों के साथ? नहीं, चाय के लिए कॉलेज वालों ने अरेंजमेंट किए हुए थे। अच्छा, नहीं ये बातें नहीं बताते थे। अच्छा, दूसरा उसके बाद जो है वो ठीक है। और सब खैरियत से है माशाल्लाह, बाल सब खैरियत से चले माशाल्लाह। ये बर्फी है, जी सर। ये गुलाब जामुन है। जज़ाकल्लाह। ओके। अच्छा, ये पेपर में कौन से सवाल पहले किए थे FAR 2 में? नहीं, पहले कौन से सवाल किए थे? सबसे पहला कौन सा सवाल किया था? थोड़ा थोड़ा याद है? थोड़ा थोड़ा याद करो। पहले 8 नंबर वाले किए थे, 20 नंबर वाले किए थे? ये लोग लीज पे फोकस करें या अभी जो IAS 12 शुरू होना है उस पर फोकस करें ज्यादा? लीज में से लाजमी आता है, आपका तजर्बा है। और IAS 12 के बारे में आप क्या कहते हो, जो कल से शुरू होना है? IAS 12 दूसरे चैप्टर से मिक्स होता है तो अभी से करना बड़ा जरूरी है। कंसोलिडेशन के बारे में क्या कहते हो आप? अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कहते हो IAS 38 के बारे में, क्या मशवरा देते हो इनको? इंटेंजिबल्स वाला याद करो। शुरू में कुछ लोग लेक्चर इसको छोड़ देते हैं। IAS 41 के बारे में क्या कहते हो बबलू सा, जो छोटा सा स्टैंडर्ड था IAS 21, 41? वो बहुत अच्छे से करना पड़ता है वरना पेपर में समझ नहीं आता। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एथिक्स के बारे में क्या कहते हो, याद करते थे एथिक्स साथ साथ? ये जो
अच्छा, और याद करते थे एथिक्स के जो सफ़े थे थ्योरी वाले, 7-8 सफ़े हैं किताब में थ्योरी के, याद किए थे? ये याद करो तो बाकी चीज़ें याद हो जाती हैं माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा भाई, ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, इंस्टॉलेशन ROU डेबिट, कैश क्रेडिट। सर हम भी घर में ऐसे ही होमवर्क करते हैं, आपको कैसे पता चला? बस हमारे लिए शेड्यूल होता है, एंट्रियां बाकी अपनी जुबानी जुबानी होती हैं, बाकी ऐसा ना किया करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट या पेड क्रेडिट? पेएबल क्रेडिट। 1.37 या 1.4। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बड़ी खूबसूरत है भाई। 14.77 को हमने डिवाइड किया 3 से, लेकिन ये चीज मैंने आपको बतानी थी, इंस्टॉलेशन को हमने डिवाइड किया है 36 मंथ से, नहीं 33 मंथ से। तो ये कितने महीने की डेप्रिसिएशन निकलेगी? 1 महीने की। जब 33 मंथ से डिवाइड करेंगे, अगर इसको 2.75 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं ना यार, ईयर्स पे चलें या मंथ्स पे। और अगर इसके 33 मंथ्स पे डिवाइड करेंगे तो 33 मंथ्स की। लेकिन हाँ ठीक है, 1 मंथ की, तो 1 मंथ की तो उसको कितने महीने से मल्टीप्लाई करें? इंस्टॉलेशन तो बहुत लेट हुई, 9 मंथ्स। लेकिन अगले साल ऐसा मसला नहीं है, 1/33 इंटू, अगले साल ये मसला नहीं है, और ये इंटरेस्ट तो आसान है। तो ये ऐसे IKF से गलती से सवाल बन गया था 10 नंबर का किसी में। अच्छा, वो वहां पे आ जाएं जो हमने करना शुरू किया था। कम ऑन पेज नंबर 67 जी। भाई इस AC के पर ऊपर करा दो। ओके, लीज तब बनेगी जब एसेट की क्या हो सके? शनाख्त। लीज कब नहीं बनेगी ये मैं नहीं बता रहा। लीज तब बनेगी जब एसेट की क्या हो सके? शनाख्त। और लेसर के पास एसेट बदलने का हक ना हो। एसेट बदलने का हक का क्या मतलब है? प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो बदलना। अगर उसने मुझे कीबोर्ड दिया हो तो कीबोर्ड बदल के और दे सकता है, क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ बुरे तरीके से, इसको अनइंस्टॉल करना पड़े। और दूसरी शर्त, लेसर वुड ऑब्टेन बेनिफिट। और कंट्रोल टेस्ट, लेसी के पास डायरेक्शंस होनी चाहिए। लेसी के पास, जिसको आप कहते नहीं कि ये तुम किसके इशारों पे चलते हो, तो एसेट किसके इशारों पे चलता है, ये सवाल है। एसेट लेसी के इशारों पे चलता है या लेसर के इशारों पे? और अगली बात, लेसी ही तकरीबन उससे सारे बेनिफिट लेता हो। अब हमारी डिस्कशन आके यहां पे रुकी थी, लेसी कैन डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट का क्या मतलब है। अब ये तसल्ली से 3 एग्जांपल जरा दोबारा करनी है। डायरेक्ट द यूज में, पेज नंबर 64, डायरेक्ट द यूज में स्टैंडर्ड ने 3 बातें लिखी हैं, 1 2 3। एसेट को कैसे इस्तेमाल करना है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, यह लेसर ने नहीं बताया। स्टैंडर्ड कहता है इट मींस
लेसी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज। बोलें इफ, अच्छा इनको याद करना पड़ेगा बातों को। इफ, याद में आपको कल बताऊंगा कि याद बस ये छोटा सा डब्बा करना है, ये याद करना है, अब इसका और कोई हल नहीं है, बस ये पेपर में नहीं दिया होगा, ये डब्बा सा याद करना है। इसमें पहली बात ये है, दूसरी बात ये पढ़ाऊंगा आज, और तीसरी बात ये पढ़ाऊंगा। फिलहाल पहली बात पढ़ा हूं, ये कल वाली अगर आपने क्लास ली भी है तो फिर, नहीं भी ली हुई तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लीज तब लीज होगी जब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। देखें, आपको कोई बंदा कोई चीज़ दे, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे, कोई बंदा कोई चीज़ दे और चीज़ दे के कहे नहीं यार इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना इस चीज़ को, इस मोटरसाइकिल को जहाँ नहीं लेके जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जब मर्जी मैं चाहूँगा तुमसे मोटरसाइकिल वापस ले लूँगा, तो आप अगले कहेंगे यार ये क्या मजाक हो, ये तो चीज़ तुमने नहीं दी हुई। तो ये बैक एंड पे थीम है कि अगर लेसर ने लेसी को कोई चीज़ दे दी है तो लेसी है, बोले लेसी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज। डायरेक्शंस देने को डायरेक्ट कहते हैं ना। लेसी हैज अ राइट to direct the use if, how and for what purpose is not predetermined by lessor। अब ये फिक्रा जरा समझ के दिमाग में पढ़ें। लेसी के पास डायरेक्शंस देने का हक है अगर एग्रीमेंट से पता चले कि हाउ एंड फॉर इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ लेसर। अगर लेसर के कंट्रोल में नहीं है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, तो अल्लाह का शुक्र है लेसी के पास, लेसी हैज अ, उल्टे तरीके से पढ़े, इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, देन इट मीन्स द लेसी हैज अ, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज लीज। अच्छा, और अगर इस तरह पेपर में लिखना पड़ गया, इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, देन इट मीन्स लेसी हैज नो राइट टू डायरेक्ट द, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने एक प्लांट खरीदा, लिया है लीज पे, कस्टमर के पास ये राइट्स हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड, व्हेन, व्हाट प्रोडक्ट्स मींस व्हाट पर्पस, एंड हाउ मींस कैसे, यानी क्या कब मैन्युफैक्चर करे, टू होम कस्टमर विल सेल द प्रोडक्ट्स। तो ये राइट्स किसके पास हैं, डबल अंडरलाइन करें, कस्टमर के पास हैं। ये राइट किसके पास है? तो कंक्लूजन इस तरह नहीं देके आना कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। कंक्लूजन कैसे आपने देके आना है, आपने पेपर में ये लिख के आना है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स as how and for what purpose is not predetermined by lesser, because the customer has a right that what products will be manufactured, when manufactured, to whom it will be sold. Therefore the customer has a right to direct the, so this contract is being classified as a लीज। लेकिन स्टैंडर्ड ने ना थोड़ी सी गुंजाइश अब निकाल ली है। कई जगह स्टैंडर्ड ने देखा है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, कई जगह स्टैंडर्ड ने देखा कि प्री डिटरमिन हुई होती हैं चीजें, लेकिन फिर भी लेसर लेसी को इतना मजबूत कर देता है, इतना मजबूत कर देता है कि स्टैंडर्ड कहता है जाने दो यार ये भी लीज ही है। तो कई दफा कॉन्ट्रैक्ट में हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर बता देता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता है जिसके बाद लेसी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरी है, थोड़ा बहुत तुम्हारी मान लेता हूं, बाकी तो चीज मेरी है। तो इसकी मिसाल कल हमने की थी, द कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड अ शिप ऑन लीज, द लेसर, द सप्लायर हैज द फॉलोइंग राइट्स, व्हिच प्रोडक्ट्स शिप विल डिलीवर, यानी कि मिसाल के तौर पे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इसमें जानवर डंगर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, is mentioned in contract by supplier, in which countries it will go is also mentioned in the contract, and route is also mentioned in the, किस रूट से जाना है, क्योंकि दूसरे रूट्स हो सकते हैं अनसेफ हो और एक रूट सेफ हो। तो लेसर को डर है कि मेरी चीज का नुकसान हो गया तो बाद में फिर इंश्योरेंस कंपनी पता नहीं मुझे पैसे दे ना दे, उसको कवर करने के लिए फिर लेसर कुछ ना कुछ तो कहेगा।
अब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पसेस, दो अगरचे प्री डिटरमिन्ड, बट द राइट टू ऑपरेट इज विद कस्टमर। ऑपरेट करने का राइट कस्टमर के पास है। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब? फिर ऑपरेट करने का राइट मेरे पास कैसे है? यार ये दो बातें मैंने आपको कही हैं, लेकिन ड्राइवर जो मर्जी रखो, स्टाफ जो मर्जी रखो, उसमें जिसको मर्जी बस, जिसको मर्जी की जहाज चलाओ, तो सब आपके पास है। मैंने बस तुम्हें कुछ चीजें बता दी हैं कि एसी डिलीवर कर दो, टीवी डिलीवर कर दो, इसके अंदर जो है वॉशिंग मशीन्स डिलीवर कर दो, ओवंस डिलीवर कर दो, ये 7-8-10 चीजें मैंने आपको बता दी है। तो बहुत खुला रूम है तुम्हारे पास। हाँ, कह सकते हो कुछ, इसको प्रोटेक्टिव मेजर्स भी कहते हैं, यानी अपनी शिप की प्रोटेक्शन के लिए उसने कुछ ये चीजें बताई हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, द लेसी हैज अ राइट टू ऑपरेट। सो बोलें दो, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, बिकॉज सप्लायर हैज अ राइट to instruct which products will be delivered and in which countries it will go. आगे लफ्ज बोलें, बट का लफ्ज सुनना चाह रहा था मैं, बट आगे बोलें, बट कस्टमर स्टिल का लफ्ज ज्यादा अच्छा, बट कस्टमर स्टिल हैज अ, because the hiring and firing and the timing to move is in hands of customer. Therefore, the customer has a right to direct the use of an asset. So this contract will be classified as, because control test is passed, control test पास हो गया, लेकिन इससे पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पास होना जरूरी है। और अगर ये सब कुछ हो, लेकिन फुल स्टॉप के बाद एक लाइन लिखी हो कि लेसर कैन चेंज दिस शिप एनी टाइम, तो फिर हम कह देंगे दो कंट्रोल टेस्ट इज पास्ड बट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज नॉट पास। फेल के लफ्ज ना बोला करें, बस पास या नॉट पास होता है, फेल बोला करें। अच्छा, समटाइम्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्रीडिटरमिन्ड, बट द कस्टमर हैज डिजाइंड द एसेट। एसेट कस्टमर की डिजाइनिंग के मुताबिक बनाए, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे बनाए, कस्टमर ने ऐसा डिजाइन करवाया है कि शायद वो कस्टमर के ही इस्तेमाल का है। कोई स्पेशल किस्म की उसने व्हील चेयर बनवा ली है, कोई स्पेशल किस्म का उसने रूम बनवा लिया है जिसमें कोई खिड़कियां नहीं, कोई कुछ नहीं, बस रोशनी आए, अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई भी कस्टमर के कहने पे चीज बनी है। आमतौर पे वो चीज आमतौर पे लोग नहीं मांगते, वो चीज कस्टमर के कहने पे बनी है। अब स्टैंडर्ड कह रहे चाहे हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर बता रहा है, कस्टमर के कहने पे अगर चीज़ बनी है तो फिर कस्टमर ही इस्तेमाल करेगा। इसमें तो शायद मेरे ख्याल से ये भी मुझे कहना चाहिए, बाकी लेसी भी ढूंढने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो कस्टमर ने चीज़ बनवाई है तो बाकी लेसीज को कहाँ से आप ढूंढेंगे और ये क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल है, आप वो कस्टमर कहता है नहीं यार इसके 3 टायर लगाओ, यार मैं तो नहीं चला सकता 2 टायरों के साथ। अब वो आपने स्पेशली उसके लिए करके बनाया, अब शायद और लोग कहें कि यार ये इतना महंगा है, अब ये इतना महंगा हमने क्या करना है इसका किराया देना, हम तो 2 टायरों के साथ चला सकते हैं। तो वो हाईली स्पेशलाइज्ड मैं नहीं कह रहा, लेकिन कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर आपने चीज़ को बना के दी है। कोई हाईली स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन कोई ज़रूरी नहीं है, बस उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर आपने चीज़ें डाल के दी हैं, तो अब बाकी लोगों के लिए शायद वो ऐसा इस्तेमाल करना मुश्किल हो, इसलिए स्टैंडर्ड कह रहे हैं इसको तो लीज ही कह दो। अ कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड सप्लायर टू बिल्ड अ मशीन फॉर हिम सो दैट ही कैन मैन्युफैक्चर द electric cars. Now how and for what purpose is predetermined? That is, we will only manufacture electric cars. But the machine is designed on the request of customer. Main बात जो अंडरलाइन करने वाली आज के सवाल में, customer has requested supplier to build a special, इस वजह से customer has designed the asset. डिजाइनिंग करके कस्टमर ने दी है उसकी, वरना आमतौर पे लेसर को ये चीज नहीं थी लेसर के पास, लेसर ने फिर किसी से रिक्वेस्ट करके बनवाई होगी और खरीदी होगी उससे, क्योंकि लेसर तो आपको ये पता है ना, लेसर अगर बैंक वगैरह हो तो किसी से बनवाएगा इस तरह की चीज, फिर कहेगा यार आपके कहने पे बस ये बनवा दी, अब मैंने आप इस्तेमाल करें। सो कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज, सो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। अच्छा, सो अगर चीजें नॉट प्री डिटरमाइंड बाय लेसर, इट इज अ गुड साइन फॉर लेसी। जो एग्जाम्पल 1 किया आज हमने, एग्जाम्पल 2, इट इज प्री डिटरमाइंड बाय लेसर
predetermined, not predetermined by lesser, predetermined by lesser, but lessee can, फिर भी ये लीज है, फिर इट्स अ गुड साइन फॉर predetermined by lesser, but asset is designed on request of lessee customer. So that alhamdulillah it is a good sign for lessee. So अगर ये तीनों में से कोई एक बात भी पाई जा रही है तो yes, right to direct the use किसके पास है? लेसी के पास. नई किताबों में ये एग्जांपल है. कंपनी ए enters into a lease agreement with company B for the use of a retail space in shopping mall. हमने क्या चीज लीज पे ली है? मशीन, शेप या जगह? जगह. The lessor has specified the retail space can only be used for selling clothes. बात किस तरफ जा रही है? एक्सेलेंट. कौन बोला है प्रीडिटरमिनेंट? वेल डन. बात प्रीडिटरमिनेंट की तरफ जा रही है. लेसन ने पंगे लेने शुरू कर दिए हैं. अब हमें ये दोनों चीजों में से कोई एक, ये दोनों चीजें इकट्ठी पूरी होनी जरूरी है, दोनों में से कोई एक चीज पूरी. बात थोड़ी सी खतरनाक लेवल पे जा रही है, प्रीडिटरमिनेंट हो रही हैं चीजें. लेसर जरा थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेल रहा है आके. द लेसर हैज स्पेसिफाइड द रिटेल स्पेस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सेलिंग क्लोथिंग. द लेसी कैनॉट चेंज दिस पर्पस ड्यूरिंग द lease term. The lessor has set certain operational restrictions such as layout of store. Shelves कैसे बनेंगी वो मैं बताऊंगा. काउंटर्स एक ही बनेगा मिसाल के तौर पे, और डिस्प्ले आपने उसको ऐसे करना है कि शुरू में ये चीजें लगानी है, बाद में ये चीजें लगानी है. डिस्पाइट द प्रीडिटरमिन्ड पर्पस एंड लेआउट, इस सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह द लेसी हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मैनेज द स्टोर्स डेली ऑपरेशंस इंक्लूडिंग डिसाइडिंग टाइप्स ऑफ क्लोथिंग टू सेल, setting prices, advertisement, discounts, hiring, firing of staff, inventory management, कब कब स्टॉक आएगा, कब रखेंगे, क्या करेंगे, एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल. आप बताएं कि आपको ये दूसरा तीसरा सिनेरियो लग रहा है या दूसरा तीसरा भी नहीं है? दूसरे तीसरे में से कोई है या कोई नहीं है? दूसरा. तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज? बट ऑपरेट करने का राइट तो मेरे पास ही है ना. ऑपरेट करने का क्या मतलब है? दुकान कब खोलनी है, कब बंद करनी है, स्टाफ को कैसे रखना है, क्या करना है, ऑपरेट करने का राइट तो सारा मेरे पास है. बस उसने थोड़ी बहुत एहतियातें बता दी हैं, प्रोटेक्शंस बता दी हैं कि यार सिर्फ कपड़े बेचना, और दूसरे क्या एहतियातें बताई थी उसने? शेल्स वगैरह. और ये आइडेंटिफाइड एसेट. यस, द रिटेल स्पेस इज स्पेसिफिकली फिजिकल डिस्टिंक्ट एसेट. फिजिकल मींस के हर जगह दूसरी जगह से अलग पहचानी जा सकती है. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पास है. Right to control the use of asset. The lessor predetermines both purposes and certain operational aspects. Lessor predetermines, but the lessee has a right to operate the business, control economic activities, obtain economic benefits from stores operations. This qualifies as a, because the lessee has a use and benefit from economic rewards, even though the lessor has predetermined the purpose and some operational. Even though lessor ने कुछ कर दिया, लेकिन बेहतर है lessee नहीं बस. अच्छा, कंपनी A enters into a lease agreement with company for a custom built warehouse designed to meet the company's unique storage and distribution requirements. अब तो बड़ा क्लियर हो गया. अब आगे पता नहीं, अब पढ़ के टाइम ही ज़ाया होना है. बड़ा क्लियर हो गया कि वेयर हाउस हमारी कोई ऐसी चीज़ें होंगी मिसाल के तौर पे कि जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए अगर उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिलेगा, हो सकता है हम किसी चीज़ों के सीड्स बेचते हों, या हो सकता है हम कोई ठंडी आइस चीज़ें बेचते हों, जैसे वो इंसुलिन वगैरह होती है, वो बर्फ़ में रखनी पड़ती है. तो इस किस्म की हमारी कोई रिक्वायरमेंट थी कि वेयर हाउस में स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे चीज़ पड़ी रहेगी. और ये तो घर की बातें हैं कि कुछ टेम्परेचर पे फ्रिज में चीज़ें पड़ी रहती हैं, सही रहती हैं. नहीं तो इसी तरह दुनिया में हज़ारों चीज़ें होंगी जिनको एक खास टेम्परेचर चाहिए होता होगा. तो कंपनी ए एंटर्स इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद कंपनी बी फॉर अ कस्टम बिल्ट वेयर हाउस. उसकी रिक्वेस्ट पे कस्टम बिल्ट डिजाइन स्पेसिफिकली टू मीट कंपनी एज यूनिक स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स. द वेयर हाउस इज कस्टम बिल्ट बाय लेसर based on lessee specific requirements including special temperature control system, custom racking structure for specific products. racks बनाए जाएंगे उसके कहने पे. हाई कैपेसिटी लोडिंग डॉक्स. लोडिंग डॉक्स वो जगह होती है बिल्डिंग में
जहाँ पे आके ट्रक पे सामान लोड किया जाता है। वो आमतौर पे लोडिंग डॉक्स कोने वाली दीवार के साइड पे बने होते हैं और दिमाग के अंदर कुछ जगह खोल दी जाती है। तो लोडिंग डॉक्स बनाए जाएंगे डिजाइन फॉर कंपनीज एज लॉजिस्टिक्स, जिसमें उनका सामान आया जाएगा। तो द लेसर हैज स्पेसिफाइड दैट वेयर हाउस, होए बात जरा गड़बड़ साइड पे जा रही है। ये लाइन ये बता रही थी कि ये स्पेशल डिजाइन्ड है। ये लाइन ये बताने के लिए लिखी थी कि ये डिजाइन कस्टमर ने बनवाया। अब बात जरा खतरनाक साइड पे जा रही है। द लेसर हैज स्पेसिफाइड द वेयर हाउस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स यहां रखी जा सकती हैं। अगेन वो एनिमल्स वाली बात या वो और कोई चीजें नहीं रखी जा सकती, यहां पे सिर्फ गुड्स ही रखी जा सकती हैं। एंड द लेसी कैन नॉट चेंज दिस पर्पस ड्यूरिंग द लीज टर्म। इस पर्पस को तो हम बदल भी नहीं सकते। द लेसर हैज सेट ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस सच एज अ फिक्स्ड लेआउट ऑफ स्टोरेज रैक्स एंड डॉकिंग एरियाज। फिक्स लेआउट उसने बता दिया कि नक्शा इस किस्म का होगा। प्री डिफाइंड वर्क फ्लो प्रोसेसेस विद इन द वेयर हाउस। वर्क फ्लो प्रोसेसेस भी बता दिए कि वहां से चीज आया करेगी, फिर यहाँ पे आया करेगी, फिर आगे ट्रक पे लोड हुआ करेगी फॉर सेफ्टी कंप्लायंस। और इस सब का मकसद लेसर का यह है कि सेफ्टी रहे, मेरा वेयर हाउस खराब ना हो, कल को मैंने किसी और को देना हो तो फिर। तो ये सब कुछ लेसर ने किया। लेकिन ये बातें तो अपनी जगह हैं। इस लाइन को पढ़ के हम क्या कहेंगे? दो द लेसर हैज सेट ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस। इस तरह पेपर में लिख सकते हैं ना, सवाल से अंग्रेजी उठानी है और क्या करना है हमने। दो द लेसर हैज सेट सर्टेन ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस, फिक्स्ड लेआउट, प्री डिफाइंड वर्क फ्लोज and the how and for what purpose is apparent is predetermined by lesser, but मैं बताता हूं आपको, but because it is a custom built warehouse, सवाल से अंग्रेजी उठानी है, it is a custom built warehouse designed specifically to meet company is unique storage, therefore बोले therefore yes, therefore the right to direct the use is with lessee, so it will be classified as a lease. अब आप 2 मिनट लगाएं, पहले इसका सॉल्यूशन पढ़ लें, फिर पेज 63 पे आके पॉइंट 2 पढ़ना है आपने। इसका सॉल्यूशन पढ़ें एक दफा, फिर पेज 63 पे पॉइंट 2 पढ़ना है। फिर आपने मुझे ये बताना है कि मैंने कौन सी मिसाल आपको नहीं कराई, वो मिसाल फिर करेंगे। आ जाए टी रूम। जी इस अटेम्प्ट में कौन से पेपर दिए थे? ग्रुप बी पूरा। यस सर। उसमें कौन सा पेपर सेकंड टाइम पढ़े थे आप? कोई भी नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे थे। अच्छा, तो कितनी देर पढ़ते थे? मतलब सुबह कॉलेज जाते थे, फिर लाइब्रेरी 2 बजे के बाद मास्टरमार पढ़ के लाइब्रेरी पे 10 मैक्सिमम 10 बजे तक होता था। मैं रात 10 बजे तक पढ़ते थे, फिर सो जाते थे? घर जाके सो जाता, फिर सुबह। और उसमें ये 2 बजे से लेकर 10 बजे तक मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल करते थे, और चाय शाय पीने के लिए, खाना शाना खाने के लिए इधर टाइम कितनी देर ज़ाया करते थे? दोपहर का खाना 10 मिनट में हो जाता था, और इधर उधर तो नहीं जाते थे, मोबाइल तो बस ऑफ ही होता था समझ। और 2 से 10 मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल करते थे? नहीं करते। बस व्हाट्सएप, अगर कोई मैसेज आना हो आपने जैसे क्या 10 बजे के बाद कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करते थे? नहीं, मतलब 10-15 मिनट कोई चीज़, व्हाट्सएप ही चलता था मेरे सिर्फ मोबाइल पे, कोई कुछ नहीं। और यूट्यूब बिल्कुल चला भी नहीं 6 महीने? लेक्चर के लिए बस। लेक्चर। यस सर। तो 4 पेपर आपने निकाले ग्रुप बी की, इनको क्या मशवरा देते हैं? बस पढ़ते रहे, मतलब जैसे सर चला रहे होते हैं वैसे चलना होता है। अच्छा, चले माशाल्लाह, आप आ जाएं। और आपने इससे पिछली दफ़ा में कितने दिए थे? 4 दिए थे, और उस दफ़ा 4 पास हुए थे। आपका इलाका कौन सा? सादकाबाद। जी सर। इलाका? ये लाहौरी। अच्छा, इस दफ़ा कितने दिए? 3। कितने पास हुए? 3 नहीं, उससे पहले? उससे पहले भी 3। कितने पास हुए? 3। उससे पहले? उससे पहले 2 दिए थे क्रैश में, तो 1 मंथ में, तो वो भी पास हो गए। 1 माशाल्लाह। चलो चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अच्छा जी, हम सीए कर रहे थे। ठीक है, आप सब पास होने वालों को बुला रहे हैं, किसी और को भी तो बुलाएं ना। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरी दुनिया ही पास होती है। तो 4-4 वाले, मैंने तो किसी को नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया, और ये सारे खुद आ रहे हैं। द लेसी हैज़ा, हाँ आ ही वो रहे हैं, हमें भी पता है। तो भाई ये भी तो है ना,
मतलब ये भी तो हैं सबके माशाल्लाह, 2 आंखें, 2 सब उसी तरह हैं। The lessee has a right to direct the use of an asset. If the lessee has a right to direct how and for what purpose, if the lessee has a right to direct how and for what purpose asset is used, अगर lessee के पास ये पावर हो। अच्छा, इसको हमने किसी और तरीके से लिखा हुआ है। हमने कैसे लिखा हुआ है? हाउ एंड फॉर इज नॉट, लिखें लिखें लिखें, जरूर लिखें। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है माय डियर, लिखें ये बात। हमने इसको इस तरह लिखा हुआ है बार बार, राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट इज यूज्ड। हमने इसको लिखा हुआ है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। डन। और नीचे वाली लाइनें पढ़ लें। If how and for what purpose is already by lessor and lessee has a right to operate the asset, or if the lessee designed the asset and its design predetermines how and for, और उसका डिजाइन ही ये बता रहा है कि ये किस मकसद के लिए। अच्छा, ये 3 मिसालें कर ली, कोई चौथी मिसाल बताएं क्या करनी है? क्या? जो हाँ, तो मतलब खुल के बताओ ना, अंग्रेजी लिखवाओ। नहीं, अंग्रेजी लिखवाओ। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, बोलें इज नॉट प्री डिटरमाइंड की तो मिसाल आपको करवा दी है मेरे ख्याल से। इज नॉट प्री डिटरमाइंड की तो मिसाल करवा दी है। मैं क्या चाह रहा हूं, नहीं, अब आपने पूरा फिक्रा लिखवाना है ना। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, आगे बाय लेसर और एक्सेलेंट एंड लेसी, बोले 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 बोले, एंड लेसी हैज नो राइट टू ऑपरेट, और बोलें एंड इज नॉट डिजाइंड, बोले बोले डिजाइंड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लेसी। ओके, a company enters into a 10-year contract with a satellite for transmission capacity on specific satellite, how and ये तो थोड़ा सा कैपेसिटी वाला अजीब हो जाएगा आपके लिए। Ali Foods enter a 5-year contract with Cold Store Limited to use a specific cold storage। कोल्ड स्टोरेज यूनिट का क्या मतलब है? उसके हमने रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करनी है या फिर उसके कोल्ड स्टोरेज में जहां बर्फ पड़ी होती है तो उसका कोल्ड स्टोरेज यूनिट इस्तेमाल करना है। तो हमने जिस तरह शॉपिंग मॉल में स्पेस किराए पे लेते हैं, तो हमने क्या चीज किराए पे ली है? उसके कोल्ड स्टोरेज में स्पेसिफिक कोल्ड स्टोरेज का यूनिट, एक कमरा ले लिया मिसाल के तौर पे,
उधर ऑलरेडी उसने इतना टेम्परेचर मेंटेन किया होता है -10 डिग्री -20 डिग्री, उन 10 कमरों में से एक कमरा उसके कोल्ड स्टोरेज में मैंने किराए पे ले लिया। तो अली फूड्स एंटर अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट विद कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड टू यूज अ स्पेसिफिक कोल्ड स्टोरेज यूनिट। कोल्ड स्टोर डिसाइड्स, कोल्ड स्टोर कौन है? कोल्ड स्टोर लिमिटेड तो लेसर है, सप्लायर कहना चाहिए बल्कि। सप्लायर डिसाइड्स व्हाट आइटम्स आर स्टोर्ड, हाउ लॉन्ग एंड एट व्हाट टेम्परेचर। ये क्या हो गया? हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्रीडिटरमाइंड। Ali Foods cannot change these settings or access the, cannot change these settings and cannot access the area। एक्सेस भी नहीं कर सकते इस एरिया को हम, बस हम सामान दे जाएंगे, वो खुद ही जाके रखा करेंगे वहां पे। तो इससे तो लग रहा है कि राइट टू ऑपरेट भी नहीं है। असल में ये लाइन उसने हमारे जो 3 लाइन है ना उससे उठाई है। हमारी लाइन ये थी कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस किसके हाथ में हो, लेसर पे, वो पहली लाइन में उसने लिख दिया। दूसरी लाइन में उसने लिखा अली फूड कैन नॉट चेंज द सेटिंग्स और कैन नॉट एक्सेस द स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया तक हम जा भी नहीं सकते, तो फिर ऑपरेट कैसे करेंगे उधर जाके? बस हम अपनी चीज उसको लाके दे दिया करेंगे बाहर सिक्योरिटी गार्ड को, वो अपने बंदे भेज के अंदर रखवा दिया करेगा, हमें नहीं अंदर पता कि क्या चल रहा है। लेकिन सारी बात उन पर ट्रस्ट किया हमने। एंड द स्टोरेज यूनिट वाज नॉट बिल्ड फॉर अस। ये स्टोरेज यूनिट हमारे लिए नहीं बना हुआ था, उन्होंने तो बना के रखे हुए थे, उसमें से एक हमें दे दिया, हमारे कहने पे नहीं बनाया। ये रिजल्ट, दिस इज नॉट अ, बिकॉज अली फूड्स हैज नो कंट्रोल ओवर हाउ एंड फॉर। और रीजन वही है कि क्या कहते हैं, इट इज नॉट, वी हैव नो राइट टू ऑपरेट एंड इट इज नॉट डिजाइन्ड ऑन आवर रिक्वेस्ट। डन? Want another example in different industry? Yes. Half-heartedly. आप लोगों से जो किया हो कर रहा हूं। उसने कहा ठीक है, अगर हाफ हार्टेडली है तो टू द पॉइंट फिर एक एग्जांपल ले लो। रहमान लॉजिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स अ शिपिंग कंपनी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स यूजिंग अ स्पेसिफिक ट्रक। तो किराए पे क्या लिया? ट्रक। द रूट, ड्राइवर एंड टाइमिंग आर ऑल डिसाइडेड बाय रहमान। कैन नॉट ऑपरेट द ट्रक और चेंज इट्स। हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते, बस हम सामान अपना रखा करेंगे, बंदा भी उसका, ड्राइवर भी उसका, टाइमिंग भी उसकी, सब उसका। द ट्रक वॉज नॉट, हमारे कहने पे कोई स्पेशली डिजाइन नहीं किया गया था उसको, ट्रक को, तो इट इज नॉट अ। चलें ये दोनों एग्जांपल्स फिर उसमें हम डाल देंगे। इन दोनों एग्जांपल्स के ऊपर हेडिंग क्या होगी? नहीं, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बाय एंड लेसी हैज no right to operate and it is not designed on the request of lessee। होमवर्क 19 है, वो आपने करके आना है, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।